मैंने कहा था ना पापा आपको, ये दुनिया सब सिखा देती है। जिंदगी जीने के कुछ सबक तो मैं सीख चुकी हूँ। यहाँ पे सब स्वार्थी हैं, कोई अपना नहीं है। हम बुरे होते नहीं है, लोग हमें मजबूर करते हैं बुरा बनने पे। पर बस अब और नहीं, इनको इनकी असली जगह तक मैं पहुँचाऊंगी। उसके लिए मुझे इनको इनके जाल में खुद फंसाना होगा। नीलम, नीलम! अरे यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? कितनी देर से मैं चाय नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ। अरे नीलम, तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ऐसी कौन सी गहरी विचारधारा में डूबी हुई है? अरे माँ जी, आप कब आई? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। मेरा छोड़, तू ये बता तू क्या सोच रही थी? वो क्या है ना माँ जी, मैं तो इनके बिजनेस के बारे में ही सोच रही थी। इनका बिजनेस अब इतना मंदा जो चल रहा है। आपको पता है माँ जी, अगर बैंक वाले लोन नहीं देंगे तो फैक्ट्री बंद पड़ जाएगी। अगर फैक्ट्री बंद पड़ गई तो आप सबको अपने गांव वाले पुराने घर में जाके रहना पड़ेगा। इसी बात का तो मुझे भी डर है। आजकल मेरा बेटा भी तो परेशान रहता है इस बात के लिए। पर करें तो करें क्या? मैं बस यही सोच रही थी माँ जी कि पापा के पास गांव वाली 100 बीघा जमीन भी तो थी। पापा ने उस जमीन का क्या किया? 100 बीघा जमीन? कौन सी 100 बीघा जमीन? आपको पता है माँ जी, पापा की गांव में 100 बीघा जमीन भी है। जिस जमीन के सारे कागज पापा के पास ही हैं। पर मुझे नहीं पता कि वो पेपर पापा ने कहाँ रखे हैं। और मुझे लगता है माँ जी, आज की डेट में उस जमीन की कीमत करोड़ों में होगी। पर पापा तो बीमार हालत में है, तो अब पापा से कैसे पूछा जाए उस जमीन के बारे में? पापा ने आखिर वो जमीन के कागज कहाँ रखे हैं, ये तो पापा ही बता पाएंगे। कितना अच्छा होता ना माँ जी, अगर वो जमीन के पेपर हमारे पास होते तो हम उस जमीन को बेच के अपनी फैक्ट्री को बचा लेते। हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रही है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ये तो मुझे भी नहीं पता माँ जी कि क्या करना चाहिए। इसमें तो पापा ही हमारी मदद कर सकते हैं। और पापा तो हमें तभी बता पाएंगे जब पापा की खुद की हालत ठीक होगी। मुझे लगता है हमें पापा को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या पता शायद पापा बोलने लगे। अगर इस बीच कुछ हो जाता है पापा को तो वो जमीन तो हमारे हाथ से गई समझो। बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें तो हमारा ही फायदा है। तो क्या मुझे इस पे विश्वास कर लेना चाहिए? कहीं ना कहीं तो मुझे भी लगता था इस बुड्ढे के पास अपनी कहीं ना कोई निजी संपत्ति होगी। पर अगर बुड्ढे ने ठीक होते ही मेरी असलियत के बारे में बता दिया तो? कि उस दिन मैंने ही उसे धक्का मारा था, पर बुड्ढे ने मुझे धक्का मारते हुए थोड़ी देखा था। और इस बात का किसी के पास कोई सबूत नहीं है। फिलहाल बुड्ढे को ठीक करना जरूरी है, तभी वो उन जमीन के पेपरों के बारे में बता पाएगा। नहीं तो हमें उसी पुराने वाले घर में जाके रहना पड़ेगा। अरे माँ जी, क्या सोचने लगी? मैं बस यही सोच रही थी कि समधी जी को हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। पर माँ जी, मुझे लगता है पापा ठीक नहीं होंगे। वैसे भी पापा की तो उम्र हो चली है। मेरा तो असली परिवार आप लोग हैं ना जी। नहीं बहू, आखिर वो तेरे पापा हैं, उनका ठीक होना भी जरूरी है। पर माँ जी, पापा कैसे ठीक होंगे? इन्होंने तो पापा की दवाइयाँ ही बंद करा दी है। अरे बहू, तू उसकी चिंता मत कर। मैं अपने बेटे से इस बारे में खुद बात करूंगी, वो मेरी बात नहीं टाल सकता। ठीक है माँ जी, आप ही बात कर लीजिए, मेरी तो ये सुनते नहीं है। हो सकता है पापा ठीक हो जाए और वो 100 बीघा जमीन हमें मिल जाए। अगर पापा को कुछ हो गया तो जमीन तो हमारे हाथ से गई समझो। क्या तो ये कहीं ना कहीं ठीक रही है, बुड्ढे को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे इस बारे में अपने बेटे से बात करनी होगी। इस समय इस बुड्ढे का ठीक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपनी पहली चाल तो मैंने खेल दी है, बस कैसे भी करके मेरी चाल में ये लोग फंस जाएं। अब बारी है मेरी दोनों नंदों की। मुझे बर्बाद करने में उनका भी बराबर का हाथ है, तो उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं माँ? 100 बीघा जमीन? पर ये बात आपको किसने बताई? अरे और किसने? नीलम ने। अब उसके बाप के पास कितनी धन संपत्ति है, इस बात का पता तो नीलम को ही होगा ना। इसलिए जल्दी से जल्दी उस बुड्ढे का ठीक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर। और हाँ, उनकी देखभाल के लिए किसी अच्छी नर्स का भी इंतजाम कर। ये बुड्ढा जितनी जल्दी ठीक हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। जी माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अभी किसी अच्छे डॉक्टर से बात करता हूँ और एक नर्स का भी इंतजाम कराता हूँ जो पापा जी की दिन रात देखभाल करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी कि आपने पापा को इतने अच्छे डॉक्टर से मिलवा दिया। अब मुझे लगता है पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा माँ जी, मैं ये कह रही थी, मैं थोड़ी देर पापा के पास जाके बैठ लेती हूँ। मेरे बात करने से हो सकता है वो बात करने की कोशिश करे और जल्दी बोलने लगे। तब तक आप किचन संभाल लीजिए और मुन्ने को भी देख लीजिए माँ जी। अरे हाँ बहू, जा तू समधी जी के पास जाके बैठ और उनका अच्छे से ध्यान रखना और उनसे ढेर सारी बातें करना। हो सकता है वो जल्दी बोलने लगे। और मुन्ने की और किचन की चिंता तू मुझ पे छोड़ दे, मैं सारा खाना बना लूंगी और मुन्ने का भी ध्यान रख लूंगी। हाय माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो सचमुच मेरी माँ की तरह हैं। अब आप देखना माँ जी, पापा जल्दी बोलने लगेंगे और जल्दी वो 100 बीघा जमीन हमारे हाथों में होगी। भगवान करे ऐसे ही हो। ठीक है माँ जी, फिर मैं जाऊँ पापा के पास? अरे हाँ बहू, जाना जल्दी, देर क्यों कर रही है? लगता है भगवान भी अब हम पे मेहरबान हो रहा है। नीलम बेटा, तू आ अंदर आ। बुआ जी, मुझे आपसे एक
मदद की जरूरत है। हाँ नीलम बेटा, बता कैसी मदद चाहिए। कौन आया है मम्मी? तेरी बहन आई है नीलम। नमस्ते भैया। नीलम, तुझे आज इस तरीके से देख के बड़ा अच्छा लगा। पीछे तो तू जीना ही भूल गई थी। ये दुनिया है ना भैया, सब सिखा देती है। फिलहाल मुझे आपसे एक काम था। तेरा भाई तेरे सारे काम करने के लिए तैयार है। मैंने तो हमेशा तुझसे कहा था कि जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तो बेधड़क मुझे बता देना। जी भैया, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर, जैसा तू सोच रही है वैसा ही हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है तो अब चलती हूँ। सचमुच नीलम का ये कॉन्फिडेंस देख के आज मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मी। नीलम की बातें सुन के मुझे तो एक बार को विश्वास ही नहीं हुआ कि लोग इतने बुरे हो सकते हैं। अरे मम्मी, इस दुनिया में पैसे के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। आ गई बहू तू। क्या कहा बैंक वालों ने? अब कैसे बताऊं माँ जी आपको, बैंक वालों ने तो लोन देने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो फिर अब क्या होगा बहू? बैंक वाले सिर्फ एक ही शर्त पे लोन देंगे माँ जी। और वो शर्त क्या है? वो क्या है ना माँ जी, ये कंपनी और फैक्ट्री मेरे नाम पे है, तो मालिक के रूप में मुझे ही ऑफिस में बैठना पड़ेगा। बैंक वालों के हिसाब से जो इस कंपनी का मालिक होगा बैंक उसी को लोन देगा, और अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए मुझे कुछ दिन तक ऑफिस में बैठना पड़ेगा माँ जी। पर मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरी सासू माँ अकेली है घर पे, तो भला बच्चे का ध्यान कैसे रख पाएंगी, इतना काम कैसे कर पाएंगी? ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है ये ऑफिस वगैरह संभालना। अरे नहीं नहीं बहू, ये तू क्या कह रही है? अगर तेरे ऑफिस बैठने से बैंक वाले हमें लोन दे देते हैं तो इसमें क्या बुराई है? क्या सचमुच माँ जी, आपको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती? अरे इसमें बुराई की क्या बात है? तेरे कुछ दिन ऑफिस बैठने से अगर हमारी सारी मुश्किलें आसान होती हैं तो इसमें हर्जी क्या है? पर माँ जी मुन्ना और घर का इतना काम हो जाता है, वो सब कौन करेगा पीछे से? अरे बहू तू उसकी बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, सब कुछ मैं संभाल लूंगी घर पे। तू तो बस इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ हमारे लिए। जी माँ जी, रास्ता तो मिल गया है। हाँ तो तू कल से ही ऑफिस जाना शुरू कर दे। पर माँ जी अगर इन्होंने मना किया तो? तू मेरी बेटी की चिंता मत कर, उसे मैं समझा दूंगी। पर माँ जी आप तो जानती हैं ये हर समय हर बात पे टोका टाकी करते हैं मुझ पे। अगर ऑफिस में इन्होंने सबके सामने मुझे डांट दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हाँ ये बात भी तू सही बोल रही है, तू उसकी भी चिंता मत कर, चंद्रशेखर को मैं अच्छे से समझा दूंगी। पर माँ जी समझाने से बात नहीं बनेगी ना, फिर तू ही बता हमें क्या करना होगा। मैं तो कहती हूँ माँ जी थोड़े दिन अपने बेटे को भी घर पे बिठाइए, ये अगर ऑफिस में होंगे ही नहीं तो बैंक का लोन लेने में आसानी हो जाएगी। इनका क्या भरोसा, बैंक वालों के सामने अगर अपने आप को मालिक बोल दिया तो? आखिर देखा जाए तो मालिक तो यही है ना। हाँ तू ये बात भी सही बोल रही है, तू उसकी भी चिंता मत कर, मैं चंद्रशेखर को बोल दूंगी कि वो कुछ दिन घर पे ही रहे। अरे वाह माँ जी, फिर तो सारे काम आसान हो जाएंगे। अब आप देखना माँ जी मैं कैसे सब चीज संभालती हूँ। ठीक है माँ जी, फिर मैं मुन्ने को देख लेती हूँ। थोड़ी सी भूख भी लगी थी माँ जी मुझे। चलो अब आप रहने दीजिए, मैं खुद ही कुछ बना के खा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने किचन में खाना बनाया हुआ है। पर आपने तो मेरे लिए खाना नहीं बनाया होगा। नहीं नहीं, मैंने तेरे लिए भी खाना बनाया है। आप कितनी अच्छी हैं माँ जी, थैंक यू सो मच। बस थोड़े दिन की तो बात है, इस नीलम के हिसाब से भी चल लूंगी मैं, तो उसमें क्या हर्ज है। पर कुछ भी हो, कहीं ना कहीं ये कर तो हमारा ही भला रही है, और ना चाहते हुए भी मुझे इसका साथ तो देना ही पड़ेगा। इसका साथ मिलने से अगर हमारी फैक्ट्री बचती है तो इसमें क्या हर्ज है। डिंपल, गीता, तुम दोनों एक साथ? क्या बात है, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है? अरे ये दोनों यहाँ कैसे? मैंने तो अभी ऐसा कुछ नहीं किया, लगता है कोई बड़ी परेशानी है तभी ये दोनों यहाँ आ गई हैं। चलो खैर बात जो भी हो, मेरा काम तो इन्होंने खुद ब खुद आसान कर दिया, मुझे फोन करके इन्हें यहाँ बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे बात क्या है, कुछ बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं बताती हूँ माँ। मुबारक हो पापा, जैसा आप चाहते थे कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूं, मैंने अपना ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। अब तो आप खुश हैं ना पापा? बताइए ना पापा, जिन लोगों ने आपकी दवाइयाँ गोलियां बंद कराई थी ना पापा, मैंने ऐसी चाल चली है वो खुद से और महंगे वाले डॉक्टर से आपका इलाज कराएंगे। मैंने तो पैसे को कभी इतनी अहमियत दी नहीं पापा, शायद छल कपट करना मैंने कभी सीखा ही नहीं। पर दुनिया बहुत बुरी है, आप सही कहते थे, इस दुनिया में सीधे लोगों का कोई वजूद ही नहीं है। नीलम बेटा, हम बोलिए ना पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? लगता है दवाइयों का असर आप पे हो रहा है पापा, आप देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी इस हालत की जिम्मेदार तेरी सास है नीलम। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ नीलम। अब आप देखना पापा, मैं इन लोगों का क्या हाल करती हूँ। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है पापा, जब तक मैं इन लोगों को इनके अंजाम तक नहीं पहुँचा दूँ ना, आप किसी को जाहिर मत होने देना। आप दोबारा बोल सकते हैं। ठीक है नीलम, जैसा तू चाहती है वैसा ही कर लूंगा। बहुत अच्छा किया मैडम जो आपने ऑफिस संभाल लिया, आपके बिना तो इस ऑफिस में सब कुछ गलत ही गलत हो रहा था। बस आप फिक्र मत कीजिए, अब इस ऑफिस में कुछ भी गलत नहीं होगा।
आप जल्दी से सारी फाइलें लाइए। आज के बाद ऑफिस के सारे कार्यभार मैं खुद संभालूंगी। जी मैडम, अभी सारी फाइल लाया। आखिर मैं देखूं तो सही, कंपनी को इतना नुकसान हो क्यों रहा है और हमें कितने फंड्स की जरूरत है। और प्रधान जी, आप मुझे उन बैंकों की लिस्ट भी लाइए जो हमें आसानी से लोन देने को तैयार है और जिनका इंटरेस्ट रेट भी कम हो। जी मैडम, मुझे कल तक का समय दीजिए, कल तक सारी फाइलें आपके पास होंगी। सबसे पहले तो हर जगह से मुझे इस चंद्रशेखर को हटाना होगा। इसने मेरी भावनाओं के साथ खेला। वो सच कहते हैं, नौकर को कभी सिर पे नहीं उठाना चाहिए, नौकर को उसकी औकात में ही रखना चाहिए। अगर औकात से ज्यादा मिल जाए ना तो नौकरों के वही हाल हो जाते हैं जो मेरे पति के हैं। अपने पति को भी उसकी मंजिल तक पहुंचाना मुझे अच्छे से आता है। मैं जानती हूँ कि अब उसके साथ क्या करना है। माँ जी, अपने बिजनेस के हालातों के बारे में मुझे नहीं लगता कि दीदियों को बताने की जरूरत है। उससे क्या होगा? अगर हम नहीं बताएंगे तो बिजनेस के हालात तो डिंपल और गीता को पता चल ही जाएंगे। ये बात कोई छुपने की होती है? और वैसे भी वो दोनों इस घर की बेटी हैं। हमारा काम में कितना लॉस हो रहा है ये बात तो गीता और डिंपल को पता होनी ही चाहिए। घर की बेटियां होने के नाते उन्हें बिल्कुल पता होना चाहिए माँ जी। पर आप ये कैसे भूल सकती हैं कि वो सिर्फ घर की बेटी नहीं, दूसरे घर की बहू भी है। और कहीं डिंपल दीदी और गीता दीदी के ससुराल वालों को ये पता चल गया कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है तो हो सकता है वो लोग उन्हें छोड़ ही दे। ये तुम कैसे कह सकती हो कि गीता और डिंपल के ससुराल वाले उन्हें छोड़ देंगे? अरे ये समाज ऐसा ही है, आपने देखा नहीं था? हमारे रुतबे और औहदे को देख के ही तो उन दोनों की शादी इतने अच्छे घर में हुई है। और आज अगर उनके ससुराल वालों को पता चला कि हमारा वो रुतबा और औहदा ही नहीं बचा तो क्या वो दोनों दीदियों की ससुराल में उसी तरीके से इज्जत कर देंगे जैसे पहले करते थे? मुझे लग रहा है बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि डिंपल दीदी को और गीता दीदी को इस बात की भनक ना लगे कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। हमसे जब तक छुपाया जाएगा हम उनसे छुपाएंगे। वैसे भी हमारे कोई गलत इरादे तो है नहीं, हम तो उनका घर बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। तू जैसा बोलेगी ना हम वैसे ही कर लेंगे। तेरे तो खून में ही बिजनेस भरा हुआ है ना, क्या गलत है और क्या सही है वो हमसे ज्यादा तू समझती है। इसीलिए तो कह रही हूँ माँ जी, दीदियों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मेरा तो समझाना आपका फर्ज है, बाकी मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। और एक बात और माँ जी, हो सकता है अपने बिजनेस को बचाने के लिए हमें ये घर बेचना पड़े। क्या कहा? घर बेचना पड़े? अरे आप चिंता मत कीजिए, आप तो जानते ही है ना कि पापा को होश नहीं आया है, तो 100 बीघा जमीन का तो भी आप भूल ही जाइए। तो फिलहाल हमारे पास कोई चारा नहीं है इस घर को बेचने के सिवाय। घर को बेच के जो भी पैसा आएगा उससे हम कच्चा माल खरीद लेंगे और डील के मुताबिक पार्टियों को उनकी सारी सप्लाई कर देंगे। पर तब तक हम कहाँ रहेंगे बहू? अरे माँ जी, किराए पे रह लेंगे। भगवान की दया से आपकी बहू उतना तो कमाई लेगी कि आपको एक अच्छे से किराए के घर में रख सके। और आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा हम इस मकान को दोबारा से खरीद लेंगे। क्योंकि जिनको हम ये मकान बेचेंगे ना उन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ, उनके पास मकानों की कोई कमी नहीं है। थोड़े से पैसे फालतू देके हम ये मकान दोबारा से खरीद लेंगे। अरे वाह, तुमने तो परिस्थितियों को बड़े अच्छे से संभाल लिया। अरे नहीं नहीं, मेरी कहाँ औकात थी, ये तो आप सबका आशीर्वाद है। आखिर मेरे अपनों को मैं यूं बीच बाजार में तो नहीं छोड़ सकती ना। आप लोगों को आपके अंजाम तक पहुंचाना तो मेरा फर्ज है। क्यों माँ जी, सही कह रही हो ना? पर हाँ माँ जी, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास हो तभी इस घर को बेचने की सोचिए, वरना जैसी आपकी मर्जी। नहीं नहीं बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, शायद यही ठीक होगा। इस घर को बेच के ही हम अपनी फैक्ट्री को बचा सकते हैं। जी ठीक है माँ जी, फिर मैं कल ही पार्टी को बुला लेती हूँ। जितनी जल्दी होगा हम इस घर को बेच देंगे। और आपको पता है माँ जी, पार्टी हैंड टू हैंड पेमेंट कर देगी हमें। हैंड टू हैंड वो क्या होता है? कहने का मतलब माँ जी, एक तरफ हमने उन्हें घर बेचा और दूसरी तरफ वो हमें सारी पेमेंट एक साथ कर देंगे। हाँ हाँ, मैं सब समझ गया। ठीक है, तो माँ जी अपनी पैकिंग कर लीजिए सब। कल ही पार्टी को ऑफिस में बुला के मैं डील को डन करती हूँ। और हाँ चंद्रशेखर जी, आप गलती से भी ऑफिस मत आइए, वरना जो हम लोन बैंक से ले रहे हैं ना, बैंक वाले हमें लोन भी नहीं देंगे। मैंने सुना है बैंक हमेशा हम पे निगरानी रखता है। अगर बैंक वालों को पता चल गया ना कंपनी के असली मालिक मैं नहीं आप हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे अरे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तो गलती से भी ऑफिस नहीं आऊंगा। मैं घर पे रहकर सारा काम संभाल लूंगा। बस तो आप देखिए मैं सब कुछ कितनी जल्दी ठीक करती हूँ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे वाह चंद्रशेखर, वो तो सचमुच बड़ी समझदार है। अब आखिर पसंद किसकी है माँ? चल अब तू जल्दी जा किचन में और 2 कप चाय बना ले। 1 कप बहू को भी दे दी और 1 कप मुझे दे दे। जी ठीक है माँ, अभी लेके आता हूँ। नीलम, ये लो चाय। अरे आप तो चाय ले आए और आप इन कपड़ों में? वो क्या है ना, जब मैं किचन में काम करता हूँ ना तो यही कपड़े आरामदेह रहते हैं। अरे तो मैं खुद बना के पी लेती चाय। अब पत्नी के होते हुए पति चाय बना के लाए, कोई अच्छा लगता है? अरे तो क्या मैं तुम्हें 1 कप चाय भी नहीं दे सकता? तुम तो हमेशा ही हमारे लिए चाय बनाती हो, आज मेरे हाथ की चाय पी लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रहा हूँ आज तुम्हें अपने हाथ का गर्मा गर्म खाना भी खिलाता हूँ। अगर आपका इतना ही मन है खाना बनाने का तो शौक से बनाइए। तू हमेशा से नौकर ही था, तुझ पे नौकर के काम ही सूट करते हैं। मालिक बनना तुझे रास नहीं आया, तू इसी लायक है। मेरे पापा ने तुझे सड़क से उठा के महलों में बिठा दिया और तूने और तेरे घर वाले ने मेरे पापा के प्यार का ये सिला दिया, उन्हें ही मौत के मुंह में ढकेल दिया। अरे तू तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है।
आया बड़ा अपनी मम्मी का तोता बनके। मैंने शादी तुझसे की थी, ना कि तेरी मम्मी से। जब पत्नी और बच्चे को रखने की हैसियत नहीं थी तो क्यों की तूने शादी? अब जहाँ से उठा के लाई थी ना तुझे, वही नाम भेज दिया ना, तो मेरा नाम भी नीलम नहीं। अरे तुम दोनों के ससुराल वाले तो बड़े लालची हैं। नहीं नहीं, अब हम उनकी कोई डिमांड पूरी नहीं कर सकते। 20 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम है? तो आप क्या चाहती हैं माँ, 20 लाख रुपए के लिए हमारा घर बर्बाद हो जाए? वैसे भी भैया का बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है, इस बार 20 लाख रुपए का इंतजाम करा दीजिए। वो क्या है ना माँ, हमारे पतियों का बिजनेस लॉस में जा रहा है। अगर बिजनेस लॉस में नहीं जा रहा होता ना तो मैं आपसे 20 लाख रुपए कभी नहीं मांगती। हमारा घर टूटने से बचा लीजिए माँ। मैं तो इनको ये भी नहीं बता सकती कि हमारा खुद का बिजनेस डूबा पड़ा है। क्या सोचने लगी माँ? नहीं नहीं, अभी हम पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तुम अपने पतियों को कैसे भी करके समझा लो। क्यों वो मैं ठीक कह रही हूँ ना? तू ही समझा इन दोनों को। भाभी भगवान के लिए हमारा घर बचा लीजिए। आप चुप क्यों हैं भाभी, कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब मैं क्या बोलूं दीदी, भगवान की दया से तुम्हारे भैया का बिजनेस तो बहुत फल फूल रहा है। आपने देखा नहीं, तुम्हारे भैया हर समय घर पे ही रहते हैं। काम इतना अच्छा जो चल रहा है, उन्हें ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तो और दीदी, अब तो तुम्हारे भैया इस घर को भी बेचने की सोच रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? जी दीदी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पर भगवान के लिए ये बात आप माँ जी को मत बताइए। माँ जी पता नहीं तुम दोनों से क्यों इतना चिढ़ती है। और तो और दीदी, उन्होंने तो आपकी शादी में आपको नकली जेवर दे दिए। माँ जी ने तो मुझसे असली जेवर लिए थे, फिर उन्होंने आपको नकली जेवर क्यों दिए? कुछ भी कहो दीदी, माँ जी आप दोनों को प्यार नहीं करती। उनका सारा प्यार तो अपने बेटे के लिए ही है। और तो और दीदी, माँ जी तो ये भी नहीं चाहती कि आप दोनों यहाँ आए। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? और नहीं तो क्या, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ दीदी। माँ जी तो इस घर को बेच के बड़ा घर लेने की तैयारी में है, पर फिर भी पता नहीं क्यों आप लोगों को 20 लाख रुपए देने से मना कर दिया। माँ जी के लिए तो अपनी महत्वाकांक्षा ज्यादा बड़ी है बजाय आपके सुख के। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। अपनी माँ को मैं बचपन से जानती हूँ, उनका तो हमेशा काम ही रहा है हम पे रोक टोक करना। लड़कियों को तो वो दायरे के पार्टी पढ़ाती रही हैं। उनका सारा प्यार तो अपने बेटे के लिए ही था। वही तो दीदी, मैं तो बताना भी नहीं चाहती। माँ जी की अलमारी में मैंने सारे असली जेवर देखे थे। भला कोई माँ अपनी बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अगर आप अपने ससुराल में अपनी इज्जत बनाए रखना चाहती हैं ना दीदी, तो वो सारे जेवर वापस ले आइए, इससे पहले कि आपके ससुराल वालों को पता चले कि वो जेवर सारे नकली हैं। और रही बात 20 लाख रुपए की, तो वो मैं दूंगी आपको। आप सच कह रही हैं भाभी? हाँ हाँ दीदी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलने लगी? मैं आपकी भाभी हूँ। भाभी भी तो माँ समानी होती है। मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि आप अपने ससुराल में खुश रहें। तो फिर ठीक है भाभी, मैं कल ही अपने ससुराल चली जाती हूँ और वो किसी बहाने से सारे जेवर यहाँ ले आती हूँ। आप माँ की अलमारी से असली जेवर निकाल के हमें दे दीजिए और सारे नकली जेवर उसमें रख दीजिए। माँ को क्या लगता है वही ज्यादा चालाक है? हम भी माँ की औलाद है। बस तो दीदी फटाफट एक काम कर दीजिए, जैसे ही आप नकली जेवर लेके आएंगी ना, मैं आपको सारे असली जेवर दे दूंगी। पर दीदी मैं क्या सोच रही थी, जेवर देने आप घर पे मत आना। वो क्या है ना, माँ जी को शक ना हो जाए। आप मुझे किसी रेस्टोरेंट में दे जाना। हाँ ये भी ठीक रहेगा। पर भाभी 20 लाख रुपए उनका कब तक इंतजाम होगा? बस अपने ससुराल वालों से 10-15 दिन का समय मांग लीजिए। 10-15 दिन के अंदर मैं आपको 20 लाख रुपए भी दे दूंगी। तो फिर ठीक है भाभी, मैं आपको 1-2 दिन में सारे जेवर लौटा दूंगी। क्यों गीता, सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ दीदी, नहीं तो अगर हमारे ससुराल वालों को पता चल गया कि वो सारे जेवर नकली हैं तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। वो तो भला हो भाभी का कि उन्होंने हमें सच्चाई बता दी। धन्यवाद भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। ओह दीदी, अब इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? अब आपके सुख के बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? ठीक है भाभी, फिर चलते हैं। बस एक बार मेरे सारे जेवर मेरे पास आ जाएं, फिर इन सबका दाना पानी यहाँ से बंद करूंगी। अब मैं इस घर में किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। कुछ भी कहो, ये किराए का घर तो हमारे पहले वाले घर से भी ज्यादा अच्छा है। सारी सुख सुविधाएं हैं यहाँ पे। और अब तो बहू कह रही थी हम इससे भी बड़ा घर खरीदेंगे। सब बहू जल्दी से आ जाए और आके जल्दी से बड़ा घर खरीद ले, फिर मेरा बुढ़ापा तो ऐसे कटेगा। अरे क्या हुआ चंद्रशेखर? अरे माँ, आपको पता है नीलम ने ऑफिस बेच दिया है। ये तू क्या कह रहा है? अरे बहू तो ऑफिस के काम से 10 दिन के लिए बाहर गई हुई है ना, तो बहू को फोन लगा। मैंने उसको फोन करने की कोशिश की थी पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और बाहर मकान मालिक आया हुआ है किराया लेने के लिए। 50,000 रुपए महीने किराया है इस घर का। अगर नीलम नहीं आई तो हम किराया कहाँ से देंगे? अरे तू चिंता मत कर, बहू आ जाएगी। मुझे नहीं लगता माँ नीलम वो वापस आएगी। तू ऐसा क्यों कह रहा है? यूं अचानक से ऑफिस बेचने का और फोन ना उठाने का और क्या मतलब है माँ? और इलाज के बहाने से अपने पापा को भी यहाँ से ले गई और साथ साथ दोनों बच्चों को भी। अरे हाँ, इस बात पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अगर कोई ऑफिस के काम से बाहर जाता है तो परिवार को कौन साथ लेके जाता है? अरे मुझे मेरा किराया कब मिलेगा? आप चिंता मत कीजिए, हमारी बहू ऑफिस के काम से बाहर गई हुई है, वो आते ही आपके पैसे दे देगी। वो जो औरत आपके साथ रहती थी, आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ हाँ वही वही तो हमारी बहू है। पर वो तो जाते जाते मुझसे कह के गई थी कि किराया इन दोनों से ही लेना। आप दोनों से उसका कोई मतलब नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है।
मुझे मेरे पैसों से मतलब है बस। जल्दी से मेरे पैसे दीजिए, नहीं तो जेल जाने को तैयार हो जाइए। अब हम क्या करेंगे माँ? अब जल्दी से यहाँ से भाग लेते हैं और अपने गांव वाले घर में चलते हैं। इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। बर्बाद हो गए, हम लुट गए। हमारे ससुराल वालों ने हमें भी घर से निकाल दिया। भाभी ने हमारे साथ भी धोखा किया। उन्होंने असली जेवर के नाम पे हमें नकली जेवर दे दिए। हमारे पति अब हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। उनके हिसाब से उन्हें हमारे जैसे धोखेबाज खानदान से कोई मतलब नहीं रखना है। हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए माँ। आपका इस नए घर में स्वागत है पापा। तुझे भी तेरी जीत पे बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा हुआ कि तू उन लोगों के चंगुल से निकल गई। मैं तो आपको शादी से पहले ही कह रही थी पापा कि मैं अकेले जिंदगी काट लूंगी। पर इस शादी से एक फायदा तो हो गया, तुझे इस दुनिया के लोगों का पता चल गया कि कौन कैसा है। पर बस दुख इस बात का है कि ये सीख तुझे अपने पति से ही मिली। वो तो पति कहलाने के लायक ही नहीं था पापा। पर अच्छी बात यह है पापा कि हमने वो शहर ही छोड़ दिया। तो जिंदगी भर हमें ढूंढना भी चाहेंगे ना तो ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे तो उनकी शक्ल से भी